हेलो एवरीवन, आज फिर से हम लोग ट्रायंगल का जो नेक्स्ट लेक्चर है लेके आए हुए हैं एंड दैट इज टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, तो जैसा कि आप जानते हो इससे पहले हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स को कवर करा था और आज हम लोग उससे आगे पढ़ने वाले हैं। जो क्या है वो है टाइप्स ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, आइए बिना देरी किए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो इससे पहले ट्रायंगल के बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें सीखा और आज हम लोग इसके बारे में पूरे डिटेल में सीखने वाले हैं कि ट्रायंगल के टाइप्स क्या है और उनसे रिलेटेड क्या क्या टर्म्स होते हैं। राइट, तो हम लोग कह सकते हैं इसको दो ट्रायंगल को जो हम लोग डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड एंगल्स। तो ट्रायंगल का जो डिवीजन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो ऑन द टू बेसिस, वन ऑफ देम इज एंगल्स एंड अनदर वन इज साइड्स। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रायंगल का टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, तो वी कैन से दैट देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ, देयर आर थ्री में देखिए आर गायब हो गया है, तो थोड़ा सा ये सब चीजें आप लोग खुद से देख लेंगे। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। तो सबसे पहला जो ट्रायंगल होगा वो कौन सा है? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एंड अनदर वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंड लास्ट वन दैट इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, इस तरह से ट्रायंगल के तीन टाइप्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। वन ऑफ देम इज एक्यूट एंगल ट्रायंगल, अनदर वन इज राइट एंगल ट्रायंगल, एंड लास्ट वन इज ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ओके, नाउ अगर हम लोग देखें कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो सबसे पहले आपको एक फिगर बनाऊं। जस्ट इमेजिन it is a triangle and we don't know about it, which types of triangle is it, is that clear? जस्ट मैंने रैंडमली एक ट्रायंगल फॉर्म कर दिया है। ठीक है, इसमें कुछ कलर वलर कर दो। ये ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में क्या कह रहा है आपको कि तीन एंगल होते हैं। ऑलरेडी मैंने बताया एक ट्रायंगल में टोटल कितने एंगल्स होते हैं, तो थ्री एंगल्स होते हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं इस ट्रायंगल के नेमिंग का, तो इसका नाम लिखो ए, हो गया बी, और इस वर्टेक्स का नाम हो गया सी। इसमें टोटल कितने एंगल हैं? तीन एंगल। एक ये हो गया, दूसरा ये, एंड थर्ड वन इज दिस। ठीक है, अब अगर बात करें इन तीनों एंगल्स की, तो जितने भी इस ट्रायंगल में एंगल है, लाइक एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी, ये तीनों के तीनों एंगल जो है लेस देन कितना डिग्री? 90 डिग्री। लेस देन कितना डिग्री है? 90 डिग्री। एंड दैट्स व्हाई वी कैन से दैट, ऑलरेडी हम लोग टाइप्स ऑफ एंगल्स पढ़ा है, तो हमें पता है जितने भी एंगल 90 डिग्री से छोटा होता है ऐसे एंगल्स को हम लोग क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल। तो इस ट्रायंगल की बात करें तो ये जो एंगल ए है ये कितना है? 90 से लेस है। क्यों? क्योंकि 90 होने के लिए इसको एग्जैक्टली कुछ इस टाइप का होना चाहिए, तब जाके ये कितना हो जाएगा? 90। बट इससे थोड़ा सा कम है। देखो ये ऐसे होना चाहिए पर है इतना, मतलब 90 से इतना, ये देखा जाए तो इतना 90 से कम है। तो कहने का मतलब है कि अगर मैं इस एंगल की बात करूं, एंगल ए की, तो एंगल ए जो है लेस देन कितना है? 90 डिग्री। एंगल बी भी सिमिलरली अगर इसको अगर कंपेयर करो, तो अगर 90 होना है तो इसको एग्जैक्टली कुछ इस डायरेक्शन में होना चाहिए, पर उससे छोटा है, मतलब ये 90 से छोटा है। सिमिलरली इस एंगल की भी बात करें तो ये भी दिखने से ही साफ साफ पता चल रहा है कि 90 से छोटा है। तो ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों तीनों क्या है? 90 डिग्री से छोटा है, स्मॉल देन द 90 डिग्री। एंड दैट्स व्हाई अगर ऐसा कोई भी ट्रायंगल हो जिसका ईच एंगल 90 डिग्री से स्मॉलर हो, ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या नाम देते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल का क्या नाम देते हैं? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। मतलब कि ऐसा ट्रायंगल जिसका ईच एंगल क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल। और यही बातें यहाँ लिखी हुई है, अ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स आर लेस देन 90 डिग्री। और लेस देन 90 डिग्री मतलब क्या होता है? इस एंगल को क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। मतलब कि वो जो एंगल होने चाहिए, कैसे एंगल होने चाहिए? एक्यूट एंगल। फिर जाके ऐसे ट्रायंगल का नाम क्या देंगे हम लोग? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब मैं आपको कंसीडर करके दिखाता हूं। मान लो कि ये 60 डिग्री है, तो 70 और 60 कितना हो गया? 130। ये बचा कुछ कितना हो जाएगा? 50 डिग्री। क्योंकि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है कि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो एंगल ए कितना है? 60 डिग्री, विच इज लेस देन 90 डिग्री। और इसको मैंने क्या कंसीडर किया? 70। तो एंगल सी जो है दैट इज 70 डिग्री, विच इज लेस देन 90 डिग्री। एंड लास्ट वन दैट इज बी,
एंगल बी की बात करें तो बी कितना कंसीडर करा हमने, दैट इज 50 डिग्री विच इज ऑल्सो लेस देन 90 डिग्री। इसलिए ऐसा कहा जा सकता है इस ट्रायंगल के सारे एंगल, मतलब ऑल द थ्री एंगल्स, दैट मींस ईच एंगल इज लेस देन 90 डिग्री एंड दैट्स व्हाई इस ट्रायंगल को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। तो आई थिंक एक्यूट एंगल ट्रायंगल सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट ट्रायंगल अपने पास कौन है, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल नाम सुन के ही आपको पता चल रहा है कि एक एंगल एटलीस्ट कितना होना चाहिए, राइट एंगल। और राइट एंगल का मतलब पहले मैं बता दूं कि ऐसा एंगल, मान लो कोई एंगल ए है, अगर इस एंगल की मेजरमेंट एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए तो इस एंगल ए को हम लोग क्या बोलते हैं, राइट एंगल। क्या कहते हैं, राइट एंगल। और इससे पिछले लेक्चर में मैंने ऑलरेडी एंगल के टाइप्स के बारे में डिटेल में पढ़ा रखा है, ठीक है। तो अब अगर बात करें हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल की, तो कह रहा है ऐसा ट्रायंगल जिसका एटलीस्ट तो छोड़ो, एक एंगल सिर्फ कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। क्योंकि एक एंगल 90 डिग्री हो जाएगा तो क्या होगा, आइए देखते हैं। लेट इट इज अ ट्रायंगल एंड वी डोंट नो अबाउट इट्स टाइप्स, ठीक है। सपोज कि एक ट्रायंगल है और इसका टाइप हमें नहीं पता है कि ये किस टाइप का ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर ये बात करें और इसका नाम रख दो ए एंड इसका क्या नाम रख देते हैं, सी, ठीक है। तो अगर मैं इस एंगल की बात करूं तो जस्ट इमेजिन, या मान लो ऐसा, लेट इट इज एग्जैक्टली 90 डिग्री, ठीक है। इस एंगल की बात करें तो ये एंगल एग्जैक्टली कितना डिग्री है, 90 डिग्री। वैसे भी देख के भी लग रहा है, ठीक है। तो बाकी जो दो एंगल होने वाला है, एंगल सी एंड एंगल बी, इन दोनों का भी सम कितना होगा, 90 डिग्री। पूछो क्यों, क्योंकि आप जानते हो किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का एंगल के सम कितना होता है, 180 डिग्री। अब सोचो कि एंगल ए अकेले हो रहा है 90 डिग्री, तो बचा खुचा बाकी जो एंगल्स बच रहे हैं उन सब का सम कितना होना चाहिए, एग्जैक्टली 90 डिग्री। मतलब एंगल बी प्लस एंगल सी दोनों मिलके कितना होना चाहिए, 90 डिग्री। तभी तो तीनों मिल करके 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये अकेला ही 90 डिग्री है। तो बाकी जो बचे हुए दो एंगल है उन दोनों का सम कितना होना चाहिए, दैट इज 90 डिग्री। तभी तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री है तो उन दोनों में से दोनों के दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल होंगे। तो कह रहा है एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल, ओनली एंड ओनली एक एंगल क्या होना चाहिए, राइट एंगल, एंड अदर रिमेनिंग टू एंगल जो है वो अगर एक्यूट एंगल हुआ तो ऐसे ट्रायंगल का नाम क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल। इतना जानो कि हम लोग बस ट्रायंगल का एक पर्टिकुलर केस में नाम रखने हैं, ठीक है। जैसे मैंने पिछले क्लास में बताया, बच्चे पैदा होते हैं तो आफ्टर 6 डेज, 6 दिनों के बाद उसका नामांकन होता है, यानी कि नाम उसका रखा जाता है कि इसको ईना बुलाना है, मीना बुलाना है, डीका बुलाना है। ये अल्फा बीटा गामा जो नाम रखते हैं, उसी तरह से ये जो ट्रायंगल है, ट्रायंगल के किसी पर्टिकुलर बेस पे उसका हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, नाम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में देखा हमने कि तीनों एंगल अगर 90 से लेस हुआ तो ऐसे ट्रायंगल का नाम दिया था एक्यूट एंगल ट्रायंगल। इसमें देख रहे हैं कि अगर सिर्फ एक एंगल 90 डिग्री, कितना एंगल, एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी दो एंगल एक्यूट एंगल हो, मतलब 90 से लेस हो, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। ये हो गया राइट एंगल ट्रायंगल। इतनी बात तो समझ में आ गई। एक चीज और इंपॉर्टेंट बातें हैं जो फिजिक्स में बहुत ज्यादा यूज होगा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा यूज होगा, हर टॉपिक में लगभग यूज होगा, जहां जहां भी जियोमेट्री यूज होगा। और वो ये इंपॉर्टेंट बात है, आप खुद से सोचो, ऐसे देखो कि आप जानते हो कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी, तीनों का जो सम है, तीनों का सम कितना होता है, 180 डिग्री। ऑलरेडी ये हम लोग प्रीवियस क्लास में प्रूफ करके देख चुके हैं, ठीक है। किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, 180 डिग्री। एंड हमें पता है कि ये जो एंगल ए है, ये एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो अगर मैं इस एंगल ए की जगह 90 पुट कर दूं तो बचेगा क्या, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। एंड इक्वेशन को सॉल्व करना आप जानते हो, अगर ये प्लस है तो साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस, यानी कि एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 180, और ये प्लस इस साइड आके हो जाएगा माइनस 90। तो ये बचा कितना, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 माइनस 90 कितना होता है, 90। दैट मीन्स
अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, अगर एक एंगल 90 डिग्री का होता है, तो बाकी दो मतलब रिमेनिंग दो एंगल का जो सम होने वाला है वो कितना होगा, 90 डिग्री। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। अब अगला कहानी सुनो, अगला कहानी सुनो, इसके कैसे कैसे नाम होने वाले हैं। अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो बाकी दो एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 डिग्री, राइट। अब दूसरी बात, अगर दो एंगल का सम अगर 90 हो जाए तो ऐसे सम ऑफ पेयर ऑफ एंगल को क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड, इसको क्या कहते हैं हम लोग, ऐसे एंगल के सम को, ठीक है, क्या कहते हैं, जस्ट ए मिनट, राइट एंगल ट्रायंगल गायब हो गया क्या, चलिए छोड़िए, क्या बात कर रहे थे हम लोग, राइट एंगल ट्रायंगल था। तो मैंने क्या बोला था कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या था, राइट एंगल ट्रायंगल था। और इस राइट एंगल ट्रायंगल में इसका नाम रखा था हमने ए, और ये क्या था बी, और ये क्या था सी, जिसमें इसको हमने कंसीडर किया था 90 डिग्री, और तब बाकी एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हुआ था, ये 180 डिग्री। तो एंगल ए ऑलरेडी हम लोग 90 कंसीडर किए थे, तो ये 90 डिग्री प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। ये जो एंगल बी प्लस सी है ये हमने कितना फाइंड आउट करा था, ये आया था 180 माइनस 90, दैट इज एंगल बी प्लस एंगल सी कितना आया था, 90 डिग्री। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि जब एक एंगल ट्रायंगल में अगर एक एंगल 90 डिग्री होता है तो बाकी जो दो एंगल है उन दोनों एंगल का जो सम होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री। और जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होता है तो हम लोग ऐसे पेयर ऑफ एंगल को क्या कहते हैं, ऐसे पेयर ऑफ एंगल का नाम देते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। क्या कहते हैं ऐसे एंगल का नाम, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होता है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। अब देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या करते थे, अगर सोचो कि अगर ये एंगल 60 हो जाए तो एंगल सी कितना होता था, 30, एंगल सी कितना होता था 30, और 30 कैसे आया, इस प्लस को उधर भेज दो तो 90 माइनस 60, और 90 माइनस 60 कितना आएगा, 30। तो कॉम्प्लीमेंट्री कैसे निकालते थे कि अगर दो एंगल का सम 90 हो जाए और एक उनमें से 30 है तो दूसरा कितना आएगा, 60। ये दूसरा 60 कैसे आया, ये आया 90 माइनस 30 करके, राइट। 90 में से जैसे 30 को सब्ट्रैक्ट किया तो आ गया दूसरा, तो 30 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 60, और 60 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा, 30। अब अगर मैं कहूं अगर एक एंगल है कुछ और ले लो 50 डिग्री, कितना है 50, तो 50 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा 40। 40 कैसे आया, तो 90 में से इस 50 को सब्ट्रैक्ट कर दो, आंसर आ जाएगा 40। तो कह सकते हो कि 50 का जो कॉम्प्लीमेंट्री कितना है 40, और 40 का कॉम्प्लीमेंट्री 50। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है, अब ये तो समझ में आ गया कि 30 का कॉम्प्लीमेंट्री 60, 50 का कॉम्प्लीमेंट्री 40। अब मैं कहूंगा कि बताओ कि थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री कितना होगा, दैट इज, अब सोचो कि 50 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या करते हो 90 माइनस 50, 30 का कॉम्प्लीमेंट्री क्या करते हो 90 माइनस 30, तो थीटा का कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो इंपॉर्टेंट बात यह है कि फिजिक्स में जो बहुत ज्यादा यूज होने वाला चीज है, बहुत ज्यादा, वो क्या यूज होने वाला है कि अगर किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल 90 डिग्री है, एक एंगल 90 डिग्री है, और दूसरा एंगल अगर आपको पता चल जाए कि ये थीटा है, ये क्या है थीटा है, तो इस एंगल को आपको देखते ही या आंख बंद करके आप आंसर देना है कि ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा। एक और इंपॉर्टेंट बात, अगर ये 90 माइनस थीटा है और इसके बगल में यहाँ एक और 90 डिग्री का सपोज की एंगल बना रहा है, एक और 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो अभी तो मैं बता रहा हूं वहां पर इतना टाइम नहीं लगाना, देखते ही अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ ये एंगल कितना होगा, तो इस एंगल के बारे में क्या बोलोगे, देखते ही बोलना ये हो जाएगा थीटा, कितना हो जाएगा थीटा। अब वहां कैलकुलेशन नहीं करना है, इतना ज्यादा अभी से प्रैक्टिस करके रखना है कि देखते ही उसे क्या बोलना है थीटा। अगर आपका सिमिलरली अगर मैं कहूं कि यहाँ एक और बनाओ,
यहां पर जस्ट इमेजिन करो कि यहाँ एक मैं 90 डिग्री का एंगल बनाता हूँ, ठीक है, और पूछता हूँ बताओ ये वाली एंगल कितना होगा, तो देखते ही बोलो 90 माइनस थीटा। क्या हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा। सवाल है कैसे सर ऐसे कैसे बोलते चलेंगे, ठीक है, तो इसके एक नहीं कई रीजन मैं दूंगा आपको, पहले सुन लो। पहली बात तो मैंने बोला कि ये जो है इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री का। कितना डिग्री का, 90 डिग्री का। तो पहला रूल, जब दो एंगल का सम 90 डिग्री हो और एक थीटा है तो दूसरा कितना होता है 90 माइनस थीटा। अब मैं कह रहा हूं कि एक एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, एक एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, और दोनों का सम कितना है 90। तो आप क्या करोगे 90 में से, जैसे थीटा था 90 से थीटा को सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, अब थीटा नहीं है, क्या है 90 माइनस थीटा, और पूरे का सम कितना है 90 है, तो क्या करोगे 90 में से इस 90 माइनस थीटा को अगर सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये वाला निकल के आएगा। तो इस 90 में से सब्ट्रैक्ट कर किसको करना है 90 माइनस थीटा का, इसको सब्ट्रैक्ट करो तो ये हो जाएगा 90 माइनस 90 माइनस माइनस प्लस थीटा, ये 90 से 90 उड़ गया, आया कितना थीटा। तब देखो ये एंगल कितना है थीटा। वैसे भी समझ लो पूरा का पूरा एंगल कितना है 90 और ये एंगल कितना है थीटा, तो पूरे में से अगर इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दे तो ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा। तो पूरा एंगल कितना था 90, ये एंगल कितना है 90 माइनस थीटा, तो 90 में से पूरे 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा। तो वही किया मैंने, 90 में से इस एंगल को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो बचा हुआ जो एंगल आया वो कितना है थीटा, और ये एंगल देखो थीटा ही तो है। एक और तरीका है, अगर आपको ऐसे ना पता चले तो ऐसे भी कर सकते हो। देखो ये लाइन इस लाइन पे परपेंडिकुलर है, राइट, और इसी लाइन पे ये भी लाइन परपेंडिकुलर है, मतलब ये लाइन इस लाइन के क्या है पैरेलल है, और ये लाइन इसको क्या कर रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये वाली जो एंगल है इस एंगल के क्या हो जाएगा इक्वल, किस प्रॉपर्टी से अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, ये थीटा तो ये भी थीटा। तो आप ऐसे भी सोच सकते हो। एक और वे है, दूसरा क्या है, अब सोचो ये कैसे 90 माइनस थीटा कैसे मैंने लिख दिया, तो अरे ये 90 डिग्री तो बना ही रहा था, ये अकेले थीटा, ये कितना हो जाएगा 90 में से अगर इसको सब्ट्रैक्ट कर दे तो इधर वाला आ जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन आने वाला है, आप कहीं पर भी देख करके इसको देखते ही आप आंसर बता सकते हो 90 माइनस थीटा होगा क्या होगा, ये चीजें आप डायरेक्टली आंसर कर सकते हो। उसके बगल वाला थीटा हो जाएगा, ठीक है, यहां से भी आप पता कर सकते हो ये थीटा तो कितना हो जाएगा थीटा, ये अगर 90 माइनस थीटा तो कितना हो जाएगा थीटा, ऐसे भी पता करो। तो जैसे आपको इजी लगे वैसे आप इसका आंसर कर सकते हो। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या है पार्ट्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल। पार्ट्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, पार्ट्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है। अब जस्ट इमेजिन करो कि ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये क्या है आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें कुछ मैं कलर वलर कर देता हूं ताकि आपको दिखने में थोड़ा ठीक ठाक लगे, और इसका नामकरण भी कर दो ए बी एंड सी, ठीक है, ये एक ट्रायंगल है ए बी सी, ठीक है। इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना डिग्री का है, ये एंगल है 90 डिग्री का, और वैसे एग्जैक्टली ये दिख भी रहा है, ये एंगल कितना डिग्री का है 90 डिग्री का, ठीक है, ये एंगल कितना डिग्री का है 90 डिग्री का। अब याद रखना 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा, 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड होगा, ऑलवेज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the opposite side of right angle in a right angle triangle is always a hypotenuse, ठीक है। तो इस ये 90 डिग्री और 90 डिग्री, ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है इसमें ये क्या है 90 डिग्री, तो इसका जो अपोजिट साइड है इस साइड को क्या कहेंगे हम लोग हाइपोटेनियस, क्या कहेंगे हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ठीक है। जनरली हम लोग हाइपोटेनियस को किस चीज से डिनोट करते हैं एस से डिनोट करते हैं, किससे डिनोट करते हैं एस से डिनोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन को जनरली हम लोग क्या बोलेंगे बेस, क्या बोलेंगे बेस, दैट इज बी। बट ट्रिगोनोमेट्री में ऐसा नहीं होता, ट्रिगोनोमेट्री में एंगल डिसाइड करता है कि कौन परपेंडिकुलर होगा और कौन बेस होगा। कहने का मतलब अगर मैं इस एंगल को थीटा कंसीडर कर लूं, एंगल अगर ये है इसका अपोजिट वाला ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। इस परपेंडिकुलर को हम लोग हाइट के नाम से भी जानते हैं, और जैसा कि मैंने पहले बताया था इस परपेंडिकुलर और इस हाइट को एल्टीट्यूड के भी नाम से जानते हैं,
ठीक है। दैट मीन्स इस परपेंडिकुलर को हाइट, परपेंडिकुलर, एल्टीट्यूड तीनों ही बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको डिनोट कैसे कैसे करोगे? जनरली इसको P से डिनोट किया जाता है क्योंकि परपेंडिकुलर इसका नाम है और हाइट भी इसका नाम है, इसलिए इसको H से भी डिनोट किया जाता है। तो हाइट को परपेंडिकुलर और H से दोनों से डिनोट किया जाता है क्योंकि परपेंडिकुलर के लिए P यूज किया जाता है और हाइट के लिए H। तो आपने तीन चीजें देखा। अब देखो ये जो बेस है और ये जो हाइट, परपेंडिकुलर या एल्टीट्यूड कुछ भी हो, इन दोनों को अगर एक साथ मिला दोगे, इन दोनों को अगर एक साथ मिला दोगे तो इसका जो नाम होने वाला है, इसका नाम हो जाएगा लेग्स। क्या नाम हो जाएगा? लेग्स। लेग्स कहने का मतलब होता है परपेंडिकुलर और बेस दोनों को एक साथ इंक्लूड करके बोला जा रहा है। लेकिन अगर परपेंडिकुलर बोलेंगे तो सिर्फ ये वर्टिकल लाइन होगा और बेस बोलेंगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन होगा। लेकिन अगर लेग्स बोलते हैं तो परपेंडिकुलर और बेस दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो आपने इसमें देखा हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर और बेस। और इसके पीछे एक पाइथागोरस का स्टोरी भी है जो मैं नहीं सुनाने वाला हूं अभी, क्योंकि इसका कहानी क्या है बताने से कोई फायदा नहीं है, जो पॉइंट है उसको याद रखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ये जो हाइपोटेनियस है इस हाइपोटेनियस का स्क्वायर किया, फिर क्या किया, ये जो बेस है इस बेस का स्क्वायर किया, और फिर ये जो परपेंडिकुलर के लिए मैं P वर्ड अगर यूज करूं, P परपेंडिकुलर को किससे डिनोट करूं? P से, तो इस क्या किया, परपेंडिकुलर को भी स्क्वायर किया, ठीक है। मतलब रैंडमली कुछ तो साइड का वैल्यू होगा ना, जैसे कि मान लो कि ये 5 है, ये 3 ले लिया, या ये 3 ले लिया, ये 4 ले लिया, तो ऐसे 3 का स्क्वायर किया 9, ऐसे 4 का स्क्वायर किया 16, और 16 और ये कितना था 5, 5 का स्क्वायर 25। तो 16 और 9 को जब ऐड किया तो कितना हो गया 25, और वो तो खुश हो गया, अरे 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है और 9 प्लस 16 दैट इज 25, जो कि इसके स्क्वायर के इक्वल है। तो उस समय उसको लगा कि क्या ये सच में ऐसा हो भी सकता है क्या, क्योंकि उस समय तो उसने रैंडमली ले लिया, वो ऐसे फ्लैट होके सोया हुआ था, पैर को दीवार पे रख दिया था, पैर को हाइपोटेनियस कंसीडर कर लिया और इसको लेंथ को बेस और ये वाला लेंथ को वॉल को परपेंडिकुलर कंसीडर कर लिया, ठीक है। और रैंडमली ऐसे ही नंबर ले लिया था 4, 3, 5, और देखा कि इन दोनों के स्क्वायर का सम इसके स्क्वायर के सम इसके स्क्वायर के इक्वल हो गया। तो उस समय उन्होंने रैंडमली लिया था, एक्चुअली तो उसे पता नहीं था। फिर उन्होंने उठ के बैठा और उसने ऐसे मतलब एग्जैक्ट मतलब कि मेजरमेंट का साइड लेना शुरू किया ट्रायंगल का, और सबको स्क्वायर करके ऐड करके देखना शुरू किया कि हाइपोटेनियस के स्क्वायर क्या बाकी दो साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है या नहीं। तो जितने भी उसने ट्रायंगल बनाए सब में एग्जैक्टली इन दोनों के लेंथ का स्क्वायर का सम जो है इसके स्क्वायर के क्या हो गया, इक्वल हो गया, वो खुश हो गया, ठीक है। तो ये उसके बाद फिर बाकी का प्रोसेस आप जानते हो कि वो क्या नाम है, साइंटिस्ट के पास जाते हैं, फिर वहां पर अपने थ्योरम को रखते हैं, फिर वो लोग चेक करता है कि सही है या गलत है, तो फिर सही निकला तो फिर इसको नोबेल प्राइज वगैरह मिलता है। तो फिर ये थियरी दिखा गया, तो ये थियरी बिल्कुल सही थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या देखा कि बेस का स्क्वायर और परपेंडिकुलर का स्क्वायर जो है ये इक्वल हो गया किसके, हाइपोटेनियस के स्क्वायर के, और इसी को हम लोग जानते हैं पाइथागोरस थ्योरम के नाम से, ठीक है। पाइथागोरस इज अ ग्रेट साइंटिस्ट, और ये ऐसा थ्योरम है, इतना इंपॉर्टेंट है कि चाहे फिजिक्स हो या मैथ हो, बहुत जगह मतलब कि कहो कि हर जगह ज्योमेट्री में यूज होने वाला चीज है, फिजिक्स में भी और मैथ में भी। तो इसलिए मैं बता दूं कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब इसी में अगर हाइपोटेनियस चाहिए तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हटाओ तो उधर जाकर रूट, तो स्क्वायर जब भी हटाओगे तो याद रखना यहाँ लगेगा प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें प्लस है तो प्लस है तो इसलिए पहले पी स्क्वायर लिखो, अब बी स्क्वायर कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरी बात कि देखो प्लस माइनस इस स्क्वायर की वजह से यहाँ प्लस और माइनस तो होना ही है, वो होगा ही होगा। पर अगर इस ट्रायंगल के केस में अगर बात करें तो यहाँ प्लस माइनस मत लिखना, ठीक है, और वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही प्लस माइनस लिखना। क्योंकि मैं बात करूं तो अगर साइड ऑफ लेंथ की बात करें, लेंथ की अगर डिस्टेंस की बात करें और इस लेंथ की बात करें तो डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, और जब डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता ही नहीं है और ये साइड का लेंथ कभी नेगेटिव होता ही नहीं है, तो फिर यहाँ पर नेगेटिव लिखना गलत हो जाएगा। क्योंकि लेंथ ऑफ ट्रायंगल जो होता है, लेंथ मतलब डिस्टेंस, और डिस्टेंस ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो इसलिए h का जो फॉर्मूला होना चाहिए सिर्फ पॉजिटिव के लिए, मतलब प्लस अंडर रूट क्या होना चाहिए,
बी स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर, ठीक है। बट ये सही है, पर अगर क्वाड्रेंट की बात करें, अब जैसे मान लो कि ये है आपका एक्स एक्स डैश एक्सिस और ये है आपका वाई एंड वाई डैश एक्सिस। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल बनाओ, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल है ये। अब इस लेंथ की बात करूँ तो ये लेंथ नेगेटिव होता है और ये क्या होता है आपका पॉजिटिव होता है, ठीक है। और हाइपोटेनियस तो ऑलवेज ऑलवेज ही पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनियस ऑलवेज पॉजिटिव होगा, तो ये तो हमेशा रोटेटिंग लाइन है तो पॉजिटिव होगा। बट इसकी अगर मैं बात करूं, ठीक है, अब इसमें आ जाओ, अगर मैं इसकी बात करूं, ये परपेंडिकुलर इसमें नेगेटिव है और इसमें बेस नेगेटिव है। तो वैसे केस में अगर अगला फॉर्मूला इससे बनाया जाए, ठीक है, इससे अगर अगला फॉर्मूला बनाया जाए, ठीक है, इसी से अगर मान के चलो कि बेस निकालना है, क्या निकालना है बेस, ऐसे देखो एच स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इससे हम लोग सबसे पहले क्या निकाला हमने एच, और एच क्या बोला मैंने पॉजिटिव लेना है क्योंकि लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होता, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, राइट। बट अगर इसी से हम लोगों को परपेंडिकुलर निकालना हो तो इस बेस को क्या करोगे, इस साइड ट्रांसपोज करोगे, मतलब कि परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर है, इस परपेंडिकुलर का जो स्क्वायर ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा, मतलब ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बट यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, अगर यहाँ पर अगर p इक्वल टू प्लस माइनस अगर नहीं लिखोगे तो ये कहीं कहीं गलत भी हो सकता है, कहीं कहीं सही भी हो सकता है। तो कॉन्सेप्ट आपके लिए जानना जरूरी है। कॉन्सेप्ट क्या है, अब सोचो मैंने बोला कि आप क्लास 10 तक आप पढ़ाई कर रहे हो, क्लास 10 तक में सपोज कि ट्रायंगल के लेंथ की बात हो रही है, ये ट्रायंगल था और इस ट्रायंगल के इस लेंथ की बात कर रही है, तो ये लेंथ ऑलवेज पॉजिटिव होता है और ये लेंथ भी ऑलवेज पॉजिटिव होता है। पर अभी मैंने बताया कि अगर आप क्वाड्रेंट में चले जाओ, जैसे कि मैंने बोला एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, तो इधर वाले अगर यहाँ ट्रायंगल बना दूं तो ये जो x है ये x नेगेटिव हो जाएगा और ये वाली y जो है ये y पॉजिटिव। बट अगर ट्रायंगल को मैं इसमें बना दूं तो अब देखो ये वाली y जो है ये नेगेटिव y है और ये जो x है ये नेगेटिव y x है, क्या है ये नेगेटिव x है। तो इस तरह से इसमें y और x दोनों नेगेटिव। और इस ट्रायंगल के लिए अगर गौर से देखो, इसको मैं कहूँ थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये क्या हो जाएगा बेस। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ, इस ट्रायंगल में अगर इस एंगल को बोलूं मैं थीटा, तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा बेस। तो बेस यहाँ क्या है नेगेटिव, बट यहाँ क्या नाम है परपेंडिकुलर क्या है पॉजिटिव, यहाँ परपेंडिकुलर क्या है, यहाँ परपेंडिकुलर है नेगेटिव और यहाँ बेस क्या है नेगेटिव। और अगर इस ट्रायंगल अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाए, अगर इस क्वाड्रेंट में आ जाओ तो इस क्वाड्रेंट में ये देखो y क्या है पॉजिटिव और ये x क्या है पॉजिटिव, तो इसमें परपेंडिकुलर बेस दोनों ही पॉजिटिव, इसमें बेस नेगेटिव परपेंडिकुलर पॉजिटिव, इसमें परपेंडिकुलर और बेस दोनों ही नेगेटिव। तो ऐसे केस में अगर हम लोग हायर क्लासेस में जाते हैं और किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट की बात करते हैं और ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हैं, तो वैसे केस में ये परपेंडिकुलर प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है किसमें क्वाड्रेंट पे। बट अगर सिर्फ सिमिलरली अगर हम लोग ट्रायंगल के लेंथ की बात करें, ट्रायंगल के साइड के लेंथ की बात करें, तो किसी भी ट्रायंगल का जो साइड का लेंथ होता है ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव होता है। एंड इन दैट सिचुएशन यहाँ माइनस लिखना क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो ऐसे केस में p जो होगा p सिर्फ और सिर्फ क्या होगा प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला तब होगा जब ट्रायंगल के सिर्फ साइड के लेंथ की बात करेंगे, बात समझ गए। बट अगर ये फॉर्मूला तब होगा जब किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट की बात करें, जैसे थर्ड में, सेकेंड में, फोर्थ में, तो इसमें कभी परपेंडिकुलर पॉजिटिव हो सकता है, कभी परपेंडिकुलर नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। सिमिलरली अगर बेस निकालना हो, इससे अगर बेस चाहिए तो परपेंडिकुलर को इधर ट्रांसपोज करो, ये प्लस इधर आके माइनस, मतलब बी स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। तो अब बी अगर चाहिए तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब ये किस में प्लस लगाना है किस में माइनस, ये तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे की बात करें तो अगला क्या है अपना आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। आइसोसेलेस मतलब क्या होता है जिसका दो साइड इक्वल हो, जिसका दो साइड इक्वल हो।
तो ऐसा राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहे हैं हम लोग, जिस राइट एंगल ट्रायंगल में दो साइड, हाइपोटेनियस तो कभी इक्वल हो नहीं सकता है, मतलब दो साइड, कितने, दो साइड, तो दो साइड कौन कौन हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, ठीक है। तो जस्ट इमेजिन करो कि ये इसका नाम रखो ए, ये रहा बी और ये रहा सी, ठीक है। तो इसमें ये अगर राइट एंगल है, ये कितना है, राइट एंगल है, ठीक है। इसका अपोजिट साइड ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनियस। बचा अब ये रहा बेस और ये रहा परपेंडिकुलर। तो कहने का मतलब है कि अगर ये परपेंडिकुलर इक्वल हो जाए, किसके, इस बेस के, परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा, बेस के, ये दोनों के दोनों इक्वल हो जाए, और हाइपोटेनियस तो इक्वल हो ही नहीं सकता है दोनों में से किसी के, क्योंकि वो जो हाइपोटेनियस जो है, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, सबसे लॉन्गेस्ट साइड क्या होता है, हाइपोटेनियस होता है। तो हाइपोटेनियस इक्वल होगा नहीं, तो बाकी दो साइड इक्वल हो सकते हैं। अगर दो साइड इक्वल हो गया, और ये देखो राइट एंगल है तो राइट एंगल ट्रायंगल भी है, और दो साइड इक्वल भी हो गया, तो राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही, साथ में दो साइड इक्वल है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है। तो ऐसे ट्रायंगल को बोलते हैं आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। मतलब ऐसा ट्रायंगल जिसका एक एंगल 90 डिग्री हो और बाकी दो साइड इक्वल लेंथ के हो, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल समझ में आ गया, जिसका दो साइड इक्वल हो और हाइपोटेनियस इक्वल नहीं हो, तो ऐसे ट्रायंगल को क्या बोलेंगे हम लोग, आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब आते हैं पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम मैंने अभी बता रखा है, अभी तुरंत ही कुछ देर पहले बताया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ले लो, राइट एंगल ट्रायंगल में ये एंगल कितना डिग्री का, 90 डिग्री का, ठीक है। अपोजिट साइड हाइपोटेनियस होता है, वर्टिकल लाइन को परपेंडिकुलर कंसीडर कर लो और हॉरिजॉन्टल लाइन को बेस कंसीडर कर लो, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो हाइपोटेनियस का स्क्वायर है, ये इक्वल होता है परपेंडिकुलर के स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर की, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इससे फॉर्मूला आप बना सकते हो, एच फाइंड करना हो तो ये इसका रूट इधर चढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये आ गया हाइपोटेनियस का फॉर्मूला। अगर परपेंडिकुलर चाहिए तो परपेंडिकुलर स्क्वायर चाहिए तो बेस को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब अगर इसमें p चाहिए तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इसी तरह से p निकाल लिया, अगर b चाहिए, बी स्क्वायर चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, बी स्क्वायर चाहिए तो p को उधर ट्रांसपोज करो, तो h का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, इस तरह से आपका b भी निकाल सकते हो। अब अगर b चाहिए तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, ठीक है। इस तरह से बी पी एच तीनों हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और इसी स्टेटमेंट को क्या कहते हैं हम लोग, पाइथागोरस थ्योरम। दैट मींस इन अ राइट एंगल ट्रायंगल स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो एरिया ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, तो आपको इसके लिए कुछ कुछ चीजें आना चाहिए। जैसे आपने रेक्टेंगल तो नाम सुना ही होगा, ठीक है। रेक्टेंगल को अगर हम लोग थोड़ा सा इसको चेंज कर दूं मैं, ठीक है, और रेक्टेंगल का कलर कर देता हूं, इसका एक डायगोनल ले लो, ठीक है। यहां से क्या करता हूं मैं, एक यहां से ज्वाइन कर दूं। अब अगर इसको गौर से देखो तो आपको दिखाई देगा, अगर यहां से आप उधर भूल जाओ और इधर सिर्फ देखो, तो देखो ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। और अगर आप ऊपर वाले पार्ट को, ये जो डायगोनल है, इस रेक्टेंगल को देखो, डायगोनल दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया, दो इक्वल पार्ट में। तो ऊपर वाले पार्ट को अगर भूल जाओ तो आपको जो इस साइड वाला पार्ट दिख रहा है, ये देखो राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है। अगर इसका जो एरिया होगा वही जनरली किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया होगा, तो इसका नाम आप रख सकते हो, नाम लिख लो ए बी सी, और इसका नाम क्या है, डी, ठीक है। तो अब सोचो कि ये दो इक्वल पार्ट में है, क्यों, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये साइड इस साइड के इक्वल होता है और ये साइड इस साइड के इक्वल है, और ये जो है दोनों में कॉमन है, ठीक है। तो इस तरह से आप कह सकते हो, या तीनों साइड भी लेके कर सकते हो कि ये साइड इसके इक्वल, ये साइड इसके इक्वल, और ये साइड दोनों में कॉमन। तो ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, किस क्राइटेरिया से, एस से। और जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होता है तो हर तरीके से दोनों ट्रायंगल क्या होता है, इक्वल होता है, चाहे वो लेंथ की बात करें, एरिया की बात करें, या किसी भी चीज की बात करें।
तो ये वाले ट्रायंगल का जो एरिया है इस ट्रायंगल के एरिया के क्या होगा, इक्वल होगा, राइट। तो अब क्या करता हूं मैं कि अगर एरिया ऑफ रेक्टेंगल तो आपको पता ही है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ इनटू ब्रेथ। और ये क्या है रेक्टेंगल का, लेंथ है, और ये क्या है रेक्टेंगल का, ब्रेथ है। और लेंथ और ब्रेथ क्या होता है, इक्वल होता है। दैट मीन्स रेक्टेंगल का अपोजिट साइड क्या होता है, इक्वल। अगर ये लेंथ है तो ये वाला भी साइड क्या हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा। और ये ब्रेथ है तो ये वाला भी साइड क्या हो जाएगा, ब्रेथ हो जाएगा। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। बट अगर हमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं, एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए, तो इस ट्रायंगल का एरिया और इस ट्रायंगल का एरिया, दोनों का एरिया क्या है, इक्वल है। मतलब अगर हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल चाहिए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना करेंगे, दोनों का एरिया, दोनों तो सेम ही एरिया है, इसका और इसका एरिया दोनों का क्या है, सेम है। तो मतलब कि ये हो जाएगा एरिया ऑफ, अगर ट्रायंगल चाहिए तो हाफ ऑफ एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। रेक्टेंगल के एरिया का हाफ, क्यों, क्योंकि ये एरिया और ये एरिया दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है। तो दोनों को सम करेंगे तो किसके एरिया की इक्वल होगा, रेक्टेंगल के एरिया की इक्वल हो जाएगा। तो आप क्या करो, हाफ का हाफ रहने दो, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल की बात करें तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना होता है, ये होता है लेंथ इनटू ब्रेथ। तो हम लोग यहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल के लिए क्या यूज करेंगे, एल इंटू बी। और जरा सोच के देखो, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं तो इस ट्रायंगल में जो लेंथ था रेक्टेंगल के लिए वो इस ट्रायंगल का क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है। इस ट्रायंगल का क्या है, ये बेस है। अरे ये जो लेंथ है, ये लेंथ किसका है, इस रेक्टेंगल का है। पर अगर रेक्टेंगल को ना देखें, हम सिर्फ इस ट्रायंगल को देखें, तो इस ट्रायंगल के लिए ये जो लेंथ है वो क्या है, इस ट्रायंगल का बेस है। और ये जो ब्रेथ है इस रेक्टेंगल का, वो इस ट्रायंगल का क्या है, इस ट्रायंगल का ये हाइट है, क्या है, हाइट है। तो हम लोग चाहे तो हाफ को हाफ रहने दो और लेंथ को हम रिप्लेस कर सकते हैं बेस से, और बेस को ये जो आपका ब्रेथ है, ब्रेथ को किससे रिप्लेस कर सकते हैं, हाइट से। इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि एरिया ऑफ जो ट्रायंगल होता है वो कितना होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल याद रखिएगा, एरिया ऑफ किसका, राइट एंगल ट्रायंगल कितना होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो ये आपका बी क्या है, बी आपका बेस हो गया, और ये जो आपका एच है, एच क्या हो गया, एच आपका हाइट हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप सीख गए कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। इस तरह से आप निकाल सकते हो। अब आते हैं ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की। तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल क्या होता है, अ ट्रायंगल इन विच वन एंगल इज ग्रेटर देन द 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। कहने का मतलब है कि एक ऐसा ट्रायंगल लो, ये मान लो कि एक ट्रायंगल है, ठीक है। और इस ट्रायंगल के बारे में जरा सोचो, ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि इस ट्रायंगल का एक एंगल, ठीक है, मैंने क्या बोला, इस ट्रायंगल का एक एंगल कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन 90 डिग्री। और जरा सोच के देखो, अगर मैं इसके बारे में बात करूं, देखो 90 डिग्री कैसा होता है आपको पता है। अगर मैं बात करूं इस एंगल की, इस एंगल के बारे में जरा सोचो, और ये अगर लाइन है, इस पे अगर 90 डिग्री का बनाना हो तो कैसा बनेगा, देखो तो ये 90 डिग्री का दिख रहा है क्या, अब देखो ये 90 डिग्री का यहाँ पर दिख रहा है, इस साइड के साथ जो है, ये जो साइड है इस साइड के साथ ये वाली साइड कितना बना रहा है, 90 डिग्री। मतलब अगर पूरे एंगल की बात करें, ये पूरा का पूरा एंगल जो है 90 से तो बड़ा है, 90 से बड़ा है। और जो एंगल 90 से बड़ा होता है, जो एंगल 90 से बड़ा होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। क्या कहते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। तो ये जो एंगल देख रहे हो, ये जो आप एंगल देख रहे हो, ये एंगल कितना है, इसका पहले नाम लिख लो, ए बी एंड सी, ए बी एंड सी। तो एंगल सी जो है ये ग्रेटर देन क्या है, 90 डिग्री, और ये लेस देन क्या है, लेस देन क्या है, ये 180 डिग्री, लेस देन है 180 डिग्री। और इसलिए ये जो एंगल सी है, एंगल सी क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल, ठीक है। अब सोचो किसी भी ट्रायंगल में अगर एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो जाए
तो बाकी जो दो एंगल बचेंगे वो हमेशा क्या होगा, एक्यूट एंगल होगा। ऑलरेडी आपने मतलब राइट एंगल ट्रायंगल में पढ़ा था कि एक एंगल अगर 90 हो जाता है तो बाकी दो एंगल जो होगा, दोनों एंगल का सम 90 होगा। मान लो कि एक एंगल को ए बोल दें, तो एंगल ए प्लस एंगल बी, या जो नाम था वही बता रहा हूं, एंगल ए कितना था 90 डिग्री, तो एंगल बी प्लस एंगल सी कितना हुआ था, ये दोनों मिल करके 90 हुआ। अब बताओ इसमें एक एंगल 90 नहीं है, 90 से भी ज्यादा है। तो सिंपल सी बात है, बाकी जो दो एंगल बचेंगे उन दोनों का जो सम होगा वो भी 90 से कम होगा। मतलब कि दोनों एंगल क्या होंगे, एक्यूट एंगल। तो ऐसा ट्रायंगल जिस ट्रायंगल का एक एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल। कैसा होना चाहिए, एक एंगल कैसा होना चाहिए, एक एंगल होना चाहिए ऑब्ट्यूस एंगल। एक एंगल क्या होना चाहिए, ऑब्ट्यूस एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। अब बाकी जो दो एंगल बने वो दोनों के दोनों एंगल कैसा होना चाहिए, एक्यूट एंगल। कैसा एंगल होना चाहिए, ये बाकी के दो एंगल क्या होना चाहिए, एक्यूट एंगल। तब जाकर के हम लोग ऐसे एंगल, ऐसे ट्रायंगल को क्या कहेंगे, ऐसे ट्रायंगल को कहेंगे ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। बात समझ में आ गया। तो ये जो ट्रायंगल है ए बी सी, ये क्या होगा, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। क्यों, क्योंकि इसका एक एंगल ऑब्ट्यूस एंगल है, मतलब कि ग्रेटर देन 90 है, बाकी दो क्या है, लेस देन 90 है, मतलब एक्यूट है। इसलिए ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है। अब अगर हम लोग, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो हमें आना चाहिए, परपेंडिकुलर ड्रॉन टू एनी बेस फ्रॉम इट्स वर्टिसेस ऑफ ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। तो देखिए इंपॉर्टेंट है, आना इसलिए चाहिए क्योंकि बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते हैं। कंफ्यूज क्यों रहते हैं, जरा इसके बारे में सोचिए। देखो अब ये क्या है, ये है आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है। और एक एंगल फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये जो एंगल है आपका, थोड़ा सा इसको और बड़ा कर दो। ठीक है। अब मैं कह रहा हूं ये जो एंगल है, ये एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। जस्ट इमेजिन करो, ये जो एंगल क्या है, ऑब्ट्यूस एंगल है। तो जो ऑब्ट्यूस एंगल है, ऑब्ट्यूस एंगल से, ऑब्ट्यूस एंगल जिस वर्टिक्स पे भी बन रहा है, उस वर्टिक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, उस वर्टिक्स से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, जस्ट इमेजिन करो ये क्या है, देखो अब मान लो कि ये क्या था आपका, ऑब्ट्यूस एंगल था। ठीक है, ये क्या था, ऑब्ट्यूस एंगल था। तो ऑब्ट्यूस एंगल से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, कहां से ड्रॉ करोगे, ऑब्ट्यूस एंगल से अगर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, तो वो क्या होता है, वो ट्रायंगल के अंदर होगा। ट्रायंगल के क्या होगा, अंदर। अब ये परपेंडिकुलर के बारे में जरा सोचो, ये परपेंडिकुलर आपको क्या लग रहा है, ट्रायंगल के अंदर लग रहा है क्या, तो आप कहोगे बिल्कुल लग रहा है। लेकिन अगर इस वर्टिक्स से ड्रॉ किया जाए, अगर इस वर्टिक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाए, तो क्या वो ट्रायंगल के अंदर होगा, तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, रीजन क्या है इसका नहीं होने के पीछे, इसका रीजन ये है, ठीक है, इसका रीजन क्या है नहीं होने के पीछे, रीजन ये है कि ये बाहर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, बाहर। कैसे चला जाएगा, ट्रायंगल से बाहर क्यों जाएगा, मैं अभी आपको बताता हूँ। क्योंकि अब एक बार मैं लेके ही दिखा देता हूँ आपको, ताकि आइडिया लग जाए। अब जरा सोचो, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, सोचो यहां शुरू करते हैं, तो बताओ इस साइड में परपेंडिकुलर लग रहा है, बिल्कुल नहीं। अगर थोड़ा यहां कर दूं तो फिर भी नहीं लग रहा है। अगर यहां करे तो फिर भी 90 नहीं लग रहा, अभी भी 90 से बहुत ज्यादा लग रहा है। अगर यहां करे तो ये भी 90 से ज्यादा, अगर यहां करे तो ये भी 90 से ज्यादा। मतलब कि यहां से वहां से लेके यहां तक में कहीं हमने ड्रॉ करने की कोशिश किया, कहीं पर भी एग्जैक्ट 90 का नहीं बन रहा है। तो 90 का बनेगा कैसे, इसके लिए कुछ इधर जाना पड़ेगा तो ही 90 का फॉर्म होगा। तब इसके लिए अभी हटाओ इसको, ठीक है, और पहले क्या करते हैं, इमेजिनरी उस लाइन को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो जस्ट इमेजिन करो कि ये लाइन, इसको इमेजिनरी मैंने कुछ इधर एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, स्ट्रेट है। अब एक बात करो, उस वर्टेक्स से ड्रॉ करोगे तो इसको इमेजिनरी एक्सटेंड करना पड़ेगा, तो इसको भी थोड़ा पहले ही एक्सटेंड करके रख दो। ठीक है, तो ये एक्सटेंड कर दिया मैंने। ठीक है, इसको कुछ इससे ज्वाइन कर दो। देखो इसको थोड़ा सा और इधर कर दो, हो गया। ये इसके और इसकी अगर मैं बात करूं, ये भी थोड़ा सा टेढ़ा कर दो। ठीक है, देखो
ये दोनों लाइन को मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब आपको क्या करना है, अब क्या करना है, अब आसानी से आप क्या कर सकते हो, ड्रॉ कर सकते हो। इसको थोड़ा सा और इधर करो, ठीक है। चलो अब क्या करते हैं, अब परपेंडिकुलर ड्रॉ करके देखो, आपको आइडिया लग जाएगा कि परपेंडिकुलर हो रहा है या नहीं। अब इस वर्टेक्स से आपको करना था ड्रॉ, तो इस वर्टेक्स से देखो यहां तक तो कहीं परपेंडिकुलर नहीं हो रहा है, पर अगर और थोड़ा करो तो अब देखो क्या ये एग्जैक्टली 90 डिग्री का यहाँ लग रहा है। अब देखो ये 90 लग रहा है, पर ये परपेंडिकुलर जो है ट्रायंगल में तो ड्रॉ हुआ ही नहीं, ये ट्रायंगल के बाहर हो गया। सिमिलरली अगर मैं इसी से परपेंडिकुलर अब इस वर्टेक्स से ड्रॉ करो, तो इस वर्टेक्स से कहाँ ड्रॉ करोगे, इस साइड पे, तो इस साइड पे कहीं पर भी ड्रॉ करोगे तो ये 90 का एंगल नहीं बनाएगा ये। लेकिन ट्रायंगल से अगर बाहर लेके चला जाए, ट्रायंगल से बाहर, तो थोड़ा सा और स्ट्रेट करो। अब देखो क्या अब 90 का एंगल बन रहा है क्या, बिल्कुल बन रहा है। तो याद रखना, याद रखना अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में जो ऑब्ट्यूस एंगल होगा, उस ऑब्ट्यूस एंगल से जब हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो ट्रायंगल के अंदर होगा। बट बाकी जो दो एक्यूट एंगल होगा वहां से अगर हम लोग परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो वो दोनों के दोनों परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, दोनों ट्रायंगल के बाहर। अब देखो ये भी परपेंडिकुलर ट्रायंगल के बाहर है और वो भी परपेंडिकुलर क्या है, ट्रायंगल के बाहर है। तो ये चीजें आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट क्या अपने पास, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो टाइप्स ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं, और इतना को रहने देते हैं अभी तक ही, ठीक है। तो आप लोग जो है तब तक एंजॉय कीजिए बाकी चीजों को, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।